नमस्कार। विषय है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य। मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों का विशेष महत्व रहा है। राजस्थान दुर्गों का प्रदेश है। दुर्ग निर्माण की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसका प्रमाण धर्म एवं नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, जिनमें वास्तुकला के अंतर्गत दुर्ग के रचना शिल्प तथा उनके विभिन्न भेदों का विशद विवेचन किया गया है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 भेद बताए गए हैं। ऐरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन दुर्ग, धनुक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ऐरन दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके खाइयां कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने होते हैं। पारिक दुर्ग वह दुर्ग है जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाइयां होती हैं और जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग जो चारों तरफ से बड़े बड़े कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा होता है। वहीं धनुक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक मरुस्थल होता है। जल दुर्ग जिसके चारों तरफ जल होता है उसे कहते हैं, तथा गिरी दुर्ग जो कि एकांत में किसी पहाड़ी पर बनाया जाता है और जहां पर जल संचय का भी प्रबंध होता है। सैन्य दुर्ग जिसकी व्यू रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से जो अभेद होता है उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और सहाय दुर्ग जिसमें शूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। सभी दुर्गों में से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग माना जाता है। राजस्थान के शासकों ने इसी दुर्ग निर्माण परंपरा का पालन किया, लेकिन मध्यकाल में मुस्लिम प्रभाव से दुर्ग स्थापत्य कला में एक नया मोड़ आया, जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों के जो ऊपर चौड़ी होती थी और जहां खेती और सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, वहां दुर्ग बनाए जाने लगे। राजस्थान में प्राचीन काल से ही शासक अपने निवास की सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रह के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न आकार प्रकार के दुर्गों का निर्माण करते रहे हैं। राजस्थान के शासक दुर्गों को अपनी प्रतिष्ठा का विषय मानते थे। किसी शासक की शक्ति का अनुमान उसके दुर्गों की संख्या से लगाया जाता था। मेवाड़ के महाराणा कुंभा तथा मारवाड़ के राव मालदेव के समय में सर्वाधिक दुर्ग निर्माण कार्य हुआ। इसके अतिरिक्त चौहान तथा परमार वंश के शासकों द्वारा भी अन्य वंशों की अपेक्षा अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, वह यहाँ के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। राजस्थान के दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सुदृढ़ प्राचीर, विशाल परकोटा, अभेद बुर्ज, किले के चारों ओर गहरी नहर या परिखा, किले के भीतर शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टांके, अन्न भंडार, किले का गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, राजप्रासाद तथा सैनिकों के आवास गृह, ये सारी विशेषताएं यहाँ के सभी दुर्गों में विद्यमान हैं। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे प्राचीन और प्रमुख है। यह दुर्ग अजमेर से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक विशाल पहाड़ी पर बना है।
चित्तौड़ के इस दुर्ग की संरचना में प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के आदर्शों का बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह हुआ है, जिससे इसे एक उत्कृष्ट गृह दुर्ग कहा जा सकता है। इसके लिए लोक में यह उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशीय शासक चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया था। बाद में इस दुर्ग पर क्रमशः प्रतिहारों, परमारों तथा गोहिलों का अधिकार रहा और 1174 में इस पर मेवाड़ के शासकों का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के अधिकार में भी रहा। चित्तौड़ के दुर्ग पर इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। पहला सन 1303 में जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दूसरा साका 1534 में हुआ जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और तीसरा साका 1567 में हुआ जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तीनों ही अवसरों पर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु से जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते हुए अपना बलिदान किया और क्षत्रिय वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी। वीरता और बलिदान की घटनाओं के लिए तो ये चित्तौड़ का दुर्ग प्रसिद्ध है ही, साथ में ये अपनी स्थापत्य कला की दृष्टि से भी चित्तौड़ का दुर्ग अपने ढंग का एक निराला दुर्ग है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद प्रवेश द्वार, दुर्ग पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग, इन सब विशेषताओं ने इस दुर्ग को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। महाराणा कुंभा ने यहाँ 4 प्रवेश द्वार बनाए थे और इस प्रकार इस दुर्ग में 7 अभेद प्रवेश द्वार हैं। ये 7 प्रवेश द्वार पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जॉर्डन पोल और राम पोल हैं। इनको पार करने के बाद ही दुर्ग पर पहुंचा जा सकता है। पांडन पोल चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम द्वार है। इस द्वार के बाहर चबूतरे पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, जिसने 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध किले की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यहाँ से आगे चलकर भैरव पोल है, जहाँ जयमल और कल्ला की छतरियां हैं। 1567 में अकबर के आक्रमण के समय किले की रक्षा करते हुए ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन छतरियों को पार करके गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जॉर्डन पोल आते हैं। इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार जोड़ा गया कि इन द्वारों को तोड़े बिना शत्रु किले पर अधिकार नहीं कर सकता। जॉर्डन पोल के तंग मोर्चे पर शत्रु सेना आसानी से रोकी जा सकती है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर एक विशाल द्वार आता है जिसे राम पोल कहते हैं। वह किले का प्रवेश द्वार है। इसको पार करने के बाद किले की चढ़ाई समाप्त होकर समतल भूमि पर आ जाती है। रामपोल के भीतर घुसते ही एक तरफ सिसोदिया पत्रा का स्मारक है। जयमल की मृत्यु के बाद राजपूती सेना का नेतृत्व पत्रा ने किया था। 1567 में अकबर के आक्रमण के समय मुगलों की सेना से लड़ते हुए इस वीर ने यहाँ वीरगति प्राप्त की थी। पत्रा सिसोदिया के स्मारक के दाहिने ओर जाने वाली सड़क पर तुलजा माता का मंदिर आता है।
राजस्थान के दुर्गों के निर्माण में मातृ देवी के मंदिर का विशेष स्थान रहा था, जो राजपूतों की मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा को स्पष्ट करता है। तुलजा माता के मंदिर के आगे ऊंची दीवारों से युक्त एक सुरक्षित अहाता है, जिसे नवलखा भंडार कहते हैं। इसे बनाकर बनवीर ने अपने समय की अस्थिरता की स्थिति से बचने के लिए दुर्ग के अंदर एक दूसरे दुर्ग की व्यवस्था की थी। इस अहाता के आसपास तोपखाने का दालान, पुरोहितों की हवेलियां, भामाशाह की हवेलियां तथा अन्य महल हैं। नवलखा भंडार के पास एक छोटा सा किंतु सुंदर खुदाई वाला मंदिर है, जिसे श्रृंगार चंवरी कहते हैं। इसके लिए यह प्रसिद्ध है कि राणा कुंभा की पुत्री का विवाह यहाँ हुआ था अथवा वह यहाँ श्रृंगार करती थी। परंतु वास्तव में यह शांतिनाथ का जैन मंदिर है और इसकी प्रतिष्ठा खट्टर गच्छ के आचार्य जैन सेंसुरी ने की थी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार राणा कुंभा के भंडारी वेलाक ने 1448 में करवाया था। इस मंदिर का मध्य स्थान, जिसे लोग चवरी कहते हैं, वास्तव में अष्टापद मूर्ति की वेदी है या पूजा का स्थान विशेष है। यहाँ से आगे बढ़ने पर त्रिपोलिया नामक द्वार आता है, जिसमें महाराणा कुंभा के महल हैं, जो अब खंडित अवस्था में हैं, और यह महल हिंदू स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते हैं। संभवतः यह महल प्राचीन थे, जिन्हें महाराणा कुंभा ने नवीन रूप दिया था। राजभवन के आगे कुंभ श्याम का मंदिर है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसके सभा मंडप की छत पर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके पास ही मीरा बाई का मंदिर है, जहां मीरा हरि कीर्तन के लिए जाया करती थी। इसके आगे 7 बीसी देवरी के जैन मंदिर हैं, जो संख्या में 27 हैं। ये मंदिर गुजरात शैली की तक्षण कला से ओतप्रोत हैं। यहाँ पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जो 13वीं सदी के मूर्ति कला तथा जनजीवन की झांकी का अद्वितीय नमूना कहा जा सकता है। और इसके निकट ही महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया 9 मंजिल का विशाल कीर्ति स्तंभ है। यह स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने की स्मृति में बनवाया था। परंतु राम वल्लभ सोमानी अपनी पुस्तक महाराणा कुंभा में लिखते हैं कि यह स्तंभ महाराणा कुंभा की विजय के संदर्भ में नहीं बनवाया गया था, बल्कि महाराणा के उपास्य देव भगवान विष्णु के निमित्त बना हुआ है। जेता सूत्रधार ने इसका निर्माण किया था। यह विशाल स्तंभ 47 फुट के चौकोर और 10 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ है। 9 खंडों के इस विशाल स्तंभ के अंदर 157 सीढ़ियां बनी हुई है। यह स्तंभ अनेक देवी देवताओं तथा सामाजिक जीवन की परिचायक मूर्तियों का कोष है। हमें मूर्तिकला तथा स्थापत्य कला का एक सुंदर सामंजस्य इस स्तंभ में देखने को मिलता है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलकर जयमल की हवेली है। संभवतः यह सामंतों के निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होती होगी। इसके बाद रानी पद्मिनी के महल आते हैं, जिसने अलाउद्दीन से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपनी सखियों के साथ जौहर किया था। यह महल अब नए बना दिए गए हैं, परंतु कहीं कहीं पड़े खंडरों के भग्नावशेष तत्कालीन स्थापत्य कला के परिचाय के रूप में आज भी विद्वान हैं। इन महलों के आगे कालिका माता का मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर था। इसकी तक्षण कला को देखते हुए
यह मंदिर 8वीं शताब्दी का बनाया हुआ ज्ञात होता है। संभवतः मुसलमानों ने इस मंदिर की पहली मूर्ति को तोड़ दिया हो और बाद में कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई हो। यहाँ से आगे चित्रांग मोरी तालाब को पार कर इस दुर्ग के ऐसे छोर की ओर पहुंचते हैं जहां से नीचे मोर मगरी दिखाई देती है। बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो इस मगरी पर तोपखाना रखा गया था। अकबर के आक्रमण के समय इसे और ऊंचा उठाया गया था और यहीं से अकबर राजपूतों का मोर्चा तोड़ने में सफल रहा था। दुर्ग के पूर्वी प्राचीर के पास आदिनाथ के स्मारक के रूप में एक जैन विजय स्तंभ है, जिसे 11वीं सदी में जीजा नामक जैन धर्मानुयायी ने बनवाया था। ये स्तंभ 75 फुट ऊंचा है और इस स्तंभ में 5 मंजिल हैं तथा अंदर की ओर घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्तंभ के चारों ओर बाहरी दीवार पर तीर्थंकरों तथा जैन संतों की मूर्तियां अंकित हैं और इसी भाग में लक्ष्मी जी का मंदिर, नीलकंठ और अन्नपूर्णा के मंदिर, रतन सिंह का महल आदि स्थान दर्शनीय हैं। विभिन्न महलों, वीरों के स्मारकों, जौहरों के स्थानों, मंदिरों तथा तालाबों से सजा हुआ ये चित्तौड़ का दुर्ग अपने आप में एक पूर्ण इकाई प्रतीत होता है। 1303 से पहले दुर्ग की तलहटी पर बसा हुआ वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था। समस्त लोग दुर्ग में ही रहते थे। जब मुसलमानों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तब लोगों ने दुर्ग की तलहटी पर बसना शुरू किया। स्थापत्य कला की दृष्टि से सुंदर तथा सुदृढ़ चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान के दुर्गों में सर्वोपरि माना जाता है। मालवा तथा गुजरात के राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यह सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह दुर्ग केंद्रीय तथा प्रांतीय शक्तियों के लगातार आक्रमणों का शिकार बना रहा, क्योंकि इसको विजित किए बिना राजस्थान की कोई विजय पूर्ण नहीं समझी जाती थी। इस दुर्ग की बलिदानों की कथाओं ने तो चित्तौड़गढ़ को इतिहास में लोकप्रिय बना दिया है, जबकि इसके स्मारक राजस्थान की तत्कालीन स्थापत्य कला के ज्वलंत प्रतीक बने हुए हैं। और ये दुर्ग आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं और साथ में ये कीर्ति स्तंभ भी आप इसको इस पीपीटी में देख सकते हैं। धन्यवाद।